दोनों के दोनों विंग्स बिल्कुल बिल्कुल ही सेपरेट होना शुरू हो गए। शेख मुजीबुर रहमान का विंग जो है वो उसे स्पॉन्सर और सपोर्ट करता था। जुल्फकार अली भुट्टो जो है इसका विंग इसे सपोर्ट करता था। हमारे पास जो है अलबत्ता जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जो कि पाकिस्तान के यूनाइटेड रहने पे जो है काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी। जमात इस्लामी ने अपने कुछ लीडर्स जो हैं कुछ लोगों को वहां से इलेक्शन में खड़ा किया था ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जमात इस्लामी के हिस्से में क्या आया था? डिफीट। क्या आया था? ह्यूमिलेशन। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है उसकी पार्टी जीत जाती है। बाकी पार्टियां जो जिनके बारे में मैं आप सर्च कर रहा था दे फेस ह्यूमिलेटिंग डिफीट। बाकी पार्टियों के लिए तो ये 1970 के इलेक्शन जो है वो किसी नाइट मेयर से कम ना थे। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब की दफा तीनों लीडर्स के दरमियान एक स्क्वेबल चलता है। यही खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से पहले ही बता रखा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 120 दिन के अंदर बनाना है। इलेक्शन के बाद में तीन फोर्सेस मैदान में थी। एक तरफ भुट्टो था, दूसरी तरफ आर्मी थी और तीसरी तरफ मुजीबुर रहमान था। आर्मी साइड पे होती है थोड़ी देर के लिए। आर्मी इन्हें कहती है कि देखें जी मुजीब और भुट्टो तुम दोनों जो है वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाओ। तुम दोनों मिलकर हुकूमत बना लो, पावर को ट्रांसफर कर दो। यहिया मुजीब और भुट्टो जो है इन तीनों की मीटिंग होती है और कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को बचा सकें। एक ऐसी सोसाइटी जो इंतहाई ज्यादा पोलराइजेशन का शिकार है। पोलराइजेशन जिसमें कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है और कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। मुजीबुर रहमान के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि उसका नैरेटिव इतना ज्यादा बिक रहा है। लोग इतना ज्यादा सोचेंगे मुजीबुर रहमान को लेके, इतना ज्यादा सीरियसली मुजीबुर रहमान की बातें माने। जब उसने देखा कि 75% के करीब तो मेरा पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में अकेला मैं ही हूँ, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है शेख मुजीबुर रहमान के रवैये में अलखीर सख्ती आ जाती है। अब वो अपना सारे के सारा फैसला कहता है कि जी देखिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जो है वो अपने फैसलों से आता हूँ और अवामी लीग जो है वो 6 के 6 नुकात को सख्ती से अमल करवाए। तो इन्होंने अपने 6 के 6 नुकात को सख्ती से अमल करवाने का अंदिया दे दिया। उसने कहा कि हम अपना आइन तो बनाएंगे जो हमने जीता है, लेकिन हम वो 6 नुकात की बेसिस पे बनाएंगे। दरअसल मुजीबुर रहमान दो तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ वो चाहता था कि अलहदगी की मूवमेंट भी चलती रहे और दूसरी तरफ वो ये चाहता था कि मिलिट्री रूलर्स को और सब लोगों को वो मजबूर कर दे कि जो उसके 6 नुकात है उसको वो चुप करके कबूल कर ले। डोमिनेशन डोमिनेशन वाला रूल था इसका मुजीबुर रहमान। कुछ ऐसी सूरत हाल थी हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। वेस्ट पाकिस्तान वाले अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और ये फिर आप सब जानते हैं कि इसका क्या बना। वो के दोनों के दोनों लोग जो हैं भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान, ये मामला उन्हें
मिलजुल के बैठ के तय कर लेना चाहिए था, लेकिन वो तय कर नहीं पाए। अब हमारे पास जो है, ये जितना जितना डिले होता चला गया, प्रॉब्लम उतनी बढ़ती चली गई। शेख मुजीबुर रहमान के रवैये में ज्यादा जो है वो सख्ती आ गई थी। वो कहते थे कि मैंने भुट्टो को अपने साथ हुकूमत में शामिल नहीं किया। मुजीबुर रहमान जो है वो शुरू दिन से ही एक सेपरेटिस्ट था, अलहदगी पसंद था। वो चाहता था कि मेरी अपनी हुकूमत हो और मैं सबसे अलहदा हूँ। कहते हैं कि अगर टाला कंस्पिरेसी वही कंस्पिरेसी जिसने पाकिस्तान को जो है वो दो टुकड़े करने की बात की थी, और ये 1971 से पहले की बात है, उसके अंदर भी शेख मुजीबुर रहमान की मरकजी किरदार था। भुट्टो दूसरी तरफ एक बड़ा लीडर था। भुट्टो ने कोशिश की कि मैं शेख मुजीबुर रहमान को कन्विंस करने की कोशिश करूं। 26 जनवरी 1971 को वो ढाका चला गया, दूसरे लोगों से मिलता है, मुजीबुर रहमान से भी मिलता है। वो कोशिश करता है तो वो इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आए कि भाई देखो, ईस्ट पाकिस्तान में तुमने जीता, वेस्ट में मैंने जीता, चलो मिलके जो है वो हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब यहिया खान जो है वो पावर देना चाहता था। यहिया खान ने नेशनल असेंबली का एक सेशन बुला लिया 3 मार्च 1971। भुट्टो जो है, भुट्टो भी अब अपनी जिद पे अड़ गया। भुट्टो ने कहा कि देखो, मैंने इससे 6 नुकाती एजेंडे को नहीं माना। उसने कहा ये 6 नुकाती एजेंडा जो मुजीबुर रहमान लेके आया, ये आइन का हिस्सा हो नहीं सकता। हम सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान में जो वहाँ जो सीटें हमने जीती हैं, लोग ये नहीं चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बल्कि कहा कि मुजीब wanted to establish an independent fascist and racist regime in East Pakistan। तो वो कंट्री की इंटीग्रिटी पे यकीन नहीं रखता। तो जी, अब जो है, भुट्टो ने कहा कि ये जो सेशन का इजलास है इसे तखीर कर दिया जाए। उसने कहा कि अगर ये आर्मी और बाकी लोगों ने उसके आइन को मानने की कोशिश की, उसके 6 नुकात को एडजस्ट करने की कोशिश की, तो एक बड़ी अजीब मूवमेंट चलेगी इस आर्मी के खिलाफ में। भुट्टो ने 14 दिसंबर 1971 को ये कहा कि मैं तो ये सेशंस अटेंड नहीं करूंगा, जो भी आपने सेशन रखे कि जिसमें जो है मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनाया जाएगा, तो मैं तो नहीं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। बल्कि उसने कहा कि भाई, वेस्ट पाकिस्तान से अगर किसी पॉलिटिशियन ने और ने अटेंड करने की कोशिश की, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हिज लेग्स वुड बी ब्रोकन। शेख मोहम्मद रशीद जो चेयरमैन थे पीपीपी पंजाब के, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने हमारे बगैर मरकज में हुकूमत बनाने की कोशिश की, तो हम तुम लोगों को कभी माफ नहीं करें। भुट्टो ने कहा कि अगर ये हुकूमत बनाने की कोशिश की गई, हमें मरकज में ना लिया गया, तो हम इधर उधर तुम, इधर हम उधर तुम, कि तुम फिर अलहदा हो जाओगे। भुट्टो ने वही बात की जो शेख मुजीबुर रहमान से निकलवाना चाहता था, यानी शेख मुजीबुर रहमान एक बड़ा सियासी लीडर था एज कम्पेयर टू जफर भुट्टो। अवामी लीग जो है वो तो पहले ही ये रोना रो रही थी कि ये लोग हमें तंग करते हैं, ये लोग हमें, बंगाली जो है वो जुबान को नहीं मानते, ये हम लोगों से जो है वो वसाइल छीन लेते हैं। तो भुट्टो ने अभी ये कहा कि भाई देखो, मेरी पार्टी को अगर तुम लोगों ने इग्नोर किया,
वो तो हाँ जी, आज लगता है कि कोई इंटरनेट के इश्यूज हैं मौसम की वजह से ना। मौसम के हालात तो वाकयात काफी खराब हैं, तो वेदर जो है उसके भी कुछ कंसर्न हैं। मौसम आपकी तरफ ठीक है आमिर साहब, नहीं साहब? आपकी तरफ तो बारिश नहीं है। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट आपको पता है कि काफी नाजुक मिजाज है, माइंड कर जाता है। जरा सी बारिश होती है तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। अच्छा जी। नईम साहब की तरफ नहीं है, नईम साहब जो है वो और रेतीले इलाके से हैं, सहराओं में है, तो नईम साहब के पास कहाँ बारिश आ गई। अच्छा जी, अब ये मुजीब जो है वो ये चाहता है, मुजीबुर रहमान अपनी कोशिश करना शुरू कर देता है, वो ये को समझाता है यार देखो ये सब। हाँ अच्छा मिले। मुझे तो जी देखो, ये सब ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, ये गलत कर रहे हो। आप ऐसे नहीं करो, पोस्टपोन नहीं करो यार। पोस्टपोन करोगे तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं करें, पोस्टपोन की तरफ बिल्कुल ना जाए। अब उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, उन्होंने अब ये पार्टी चाहती है कि भाई हुकूमत इनको मिले ईस्ट पाकिस्तान, और वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा यकूब अली के नोटिस में ये बात आती। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम लोगों ने पोस्टपोन करना ही है तो कोई डेट तो दो। आवाम जो है वो नित नए इलेक्शन का वेट कर रही है, वो उन्होंने हाल ही में वोट लिए हैं, तो भाई कुछ तो उन्हें बताओ। अब उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो यहिया खान को कन्वे की गई। तो यहिया वो कह रहे हैं कि कोई डेट तो दे दें, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारे पास जो है वो मुजीब परेशान हो जाता है। मुजीब कहता है कि भाई अगर तुम लोगों ने यही हरकत की तो ये डिजास्टर होगा। उन्होंने कहा कि फिर अगर हम लोगों को तुम लोगों ने इस तरह से हुकूमत ना बनाने दी तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो जाएगी। और उसने ये कहा कि भाई फिर जो है वो कंट्रीज के अंदर मूवमेंट चलेंगे। अब की दफा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात वाकई बिगड़ना शुरू हो गए। 2 मार्च को जो है मुजीबुर रहमान जो है उसने सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक शुरू कर दी, बंगालियों को कहा। और बंगालियों के जो बंगाली गवर्नमेंट के इंचार्ज थे उनसे भी उसने एक ही बात की, और वो सिंपल सी बात ये थी कि भाई गवर्नमेंट के साथ जो है वो बिल्कुल भी ताउन नहीं करें। हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन जो है वो बंद कर दिया जाए। उसने लोगों को डायरेक्टिव इशू करना शुरू कर दी, तो भाई टैक्सेस जो है वो उनकी अदायगी बंद करें। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने की कोशिश की। वो दरअसल ये दिखाना चाहता था कि भाई अवामी लीग के पास कितनी पावर है। वो अवामी लीग के स्टॉलवर्ड्स की पावर दिखाना चाहता था। अब की दफा मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन्हें आज़ादी दिलवा दी थी ब्रिटिश से, और उनकी पिक्चर्स को भी जलाया गया और पाकिस्तान के झंडे को भी जलाया गया, और आजाद बांग्लादेश का झंडा जो है वो लहराया गया। 3 मार्च 1971। यहिया परेशान हो चुका है। यहिया को ये लगता है कि मैं अब इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने 12 प्रोमिनेंट मेंबर्स मंगवाए, जो है वो उनसे उनको बुलवाया, वो लोग जो कि वोट लेकर सिलेक्ट हो चुके थे। उसने कहा ढाका में मुझसे मुलाकात करो। ढाका में मुलाकात कहा गया।
10 मार्च 1971। मुजीब मुजीबुर रहमान जो है वो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा भाई मैं नहीं शामिल हूँ। यही खान ने ये कहा कि ठीक है, लेकिन हम असेंबली का जो सेशन है वो 25 मार्च 1971 को ढाका में होगा। अगली दफा सिर्फ मुजीबुर रहमान जो है वो अपने कुछ डिमांड्स को पुट कर देता है। वो कहता है मैं भैया आपके पास तभी आऊंगा जब आप मेरी ये बातें मानेंगे। पहली बात ये है कि वो कहता है कि जी आप मार्शाल्लाह को जो है वो वापिस, मार्शाल्लाह वापिस अगर जाएगा तो ही मैं जो प्रोसीड फर्दर करूंगा। इमीडिएट विड्रॉल ऑफ, यानी इमीडिएट विड्रॉल ऑफ मार्शल के बाद जो दूसरा मेन पॉइंट था वो ये था कि जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं आप उन्हें वापस बुलाइए। मिलिट्री को उनके बैरिक्स के अंदर बुला लीजिए वापस। जो हमारा लॉस हुआ है दंगे फसादों में उसका जो है वो इंक्वायरी कराएं, और फौरन से पहले पावर जो है वो ट्रांसफर करें हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को। और जो मिलिट्री आपने जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भेजी है, वेस्ट पाकिस्तान से भेजी है इस पाकिस्तान में, उसको फौरन से जो है वो विड्रॉ किया जाए। ये एजेंडा उसने यहिया खान को भिजवाया, लेकिन उसके जवाब को वेट भी नहीं किया, और उसने अपने कारकुनों को कहा कि तबाही फेर दो। और रैम्पेज कहते हैं पिलेज करना, तबाही करना है। अब की दफा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्च से पहले हफ्ते में लूट मार का बाजार गर्म हो गया, कत्लेआम होना शुरू हो गया। ये पंजाबी बोलने वाला है इसकी गर्दन उतार दूं, ये सिंधी बोलने वाला है इसकी गर्दन उतार दो, सिर्फ बंगाली बोलने वाला चले। आर्मी ने भी फिर रेड लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। हमारी आर्मी जो है उन्होंने भी कर दिया, और उन्होंने तो खैर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े वो तो फिर एक अलग दास्तान है। लेकिन इन्होंने बंगालियों को जितना मौका मिला, इन्होंने एक अपनी फोर्स बना रखी थी, मुफ्ती बानी थी, वो लड़ते रहे। और हमारे पास जो है ये लोग आपस में लड़ते रहे। अवामी मुस्लिम लीग जो है एक ही चीज बार बार मांगती थी, वो ये थी कि इसी की बात जो है वो माननी जाए। अवामी मुस्लिम लीग के आगे वो कोई बात नहीं थी। अब की दफा जो है कुछ बंगाली लीडर्स, मौलाना फरीद अहमद ऑफ निजाम इस्लाम पार्टी, फजल कदीर चौधरी, ये सब के सब जो बंगाल में थे, इनको जो है, और ये पाकिस्तान की यूनिटी की बात करते थे, इनकी ह्यूमिलेशन की गई, इनकी इंसल्ट की गई। तो लोगों ने जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर काम करते थे उनको सरेंडर किया, उन्हें कहा कि आप वापस आ जाओ। उन्हें कहा गया कि अगर अगर आपने जाना है तो अपना सारा सामान जो है वो अवामी मुस्लिम लीग को देखेगा, यानी कि वापसी के रास्ते उनके लिए बंद कीजिएगा। ये मुल्क एक अजीब तबाही के रास्ते में चल पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान ने जो वो 6 पॉइंट थे वो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के था, इसीलिए तो कोई भी उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं था। यही जो है, यही ढाका जाता है, कोशिश करता है, तो मैं जाके शेख मुजीबुर रहमान से कहूँगा यार ये दंगे फसाद को बंद करो। 15 मार्च 1971 में और प्रोविंस पर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। मुजीब जो है वो यही से मिलता है,
अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ जो है, और सब के सब लोगों को वो कहते हैं कि जी हम तो ये अभी दंगे फसाद तभी वापस देंगे जब जो है वो अब हमारे 6 नुकात मानेंगे। अब वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दोनों के जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं वो अलग अलग से जो है वो मिलेंगे, अलग अलग जो है वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब डेफिनेटली ये मुमकिन नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इसको कन्विंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। इसका मुख्तसर ये है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है किसी भी तरह से जो है वो मानने के लिए जा रहे। 14 मार्च को भुट्टो साहब भी एक नया नजरिया लेके आते हैं। भुट्टो साहब कहते हैं कि भाई देखो, अवामी लीग है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और ये हमारी पीपल्स पार्टी है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। भाई ऐसा करो कि उधर भी पावर ट्रांसफर कर दो, इधर भी ट्रांसफर कर दो। यानी कि भुट्टो को मुल्क की यूनिटी का न शेख मुजीबुर रहमान को कदर है और ना ही इनका। भुट्टो ने कहा कि भाई शेख मुजीबुर रहमान को अगर वजीर आजम बनना ही है तो वो ईस्ट पाकिस्तान का बन सकता है और मैं वेस्ट पाकिस्तान का बन जाऊंगा, और हम एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। एक मुल्क के अंदर दो वजीर आजम हो जाएंगे, एक जो है वो एक तरफ भुट्टो साहब हैं और दूसरी तरफ मुजीब है। तो हम इस तरह से जो है वो दोनों प्रोसीड फर्दर करते हैं। अब हमारे पास जो है अवामी लीग जो है वो सारी की सारी अथॉरिटीज और इन तमाम चीजों को जो है डिफाई करती है। अवामी लीग जो है वो कहती है कि नहीं जी हम तो कॉन्फ़िगरेशन चाहते ही नहीं। अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि अब हम लोग जो है वो अपना एक सेपरेट मुल्क है। मुल्क के हालात वाकयात जो है वो काफी खराब होना शुरू हो जाते हैं। मिलिट्री एक्शन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। टैक्स कोई दे नहीं रहा, कोई गवर्नमेंट की बात मान नहीं रहा। अब जी होता कुछ यूं है कि 30 जनवरी 1971 को दो इंडिया के एजेंट्स जो हैं, जो कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, उनके तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और इंडिया का एक जहाज लाहौर के अंदर जो है वो हाईजैक करता है। इंडिया को बहाना चाहिए था। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से आने जाने वाली और पाकिस्तान के फ्लाइट के लिए तमाम फजाई रास्ते बंद कर देता है। मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है उस तक पाकिस्तान की जो है वो कोई मदद ना पहुंच सके। डेफिनेटली मकसद यही था कि पाकिस्तान के रास्ते जो है वो बंद किए जाए, और पाकिस्तान का रास्ता बंद करने में वो कामयाब हो भी जाता है। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डीपली जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, और यही वजह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज ने ये माना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ब्रेकअप को समझता है कि हमारे इंटरेस्ट में है। एक ऐसा मौका था कि जो हमारे हाथ दोबारा कभी ना आए। तो यही वजह है कि बांग्लादेश को वो बड़ा सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश उनका फेवरेट कंट्री है। इंडिया ने जी 9 अगस्त 1971 को एक यूएसएसआर के साथ ट्रीटी को साइन करता है और खुले में सपोर्ट करना शुरू हो जाता है बांग्लादेश को, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को। इंडियन ट्रूप्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मुफ्ती बानी को सपोर्ट करते हैं और वो जवाब ये देते हैं कि देखें ये बंगाली हमारे मुल्क के अंदर आ रहे हैं और हम रेफ्यूजीज को नहीं रख सकते हैं। अब की दफा जो है एक फुल फ्लेज जो है वो एक जंग शुरू हो जाती है पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंडियन आर्मी के साथ। 3 दिसंबर 1971 को जो जंग शुरू होती है, पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो इंडियन फोर्सेस का सामना नहीं कर पाते। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो है वो इंडियन एग्रेशन के हद पे चढ़ जाता है
और बांग्लादेश की आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस जितनी होती हैं वहां पे उनको कैदी बना लिया जाता है और वहां से उनको इंडिया में मुंतकिल कर दिया जाता है। इंडिया में मुंतकिल किया जाता है, बांग्लादेश अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देता है और हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे वो मुंतकिल हो चुके होते हैं इंडिया के अंदर। और वहां पे फिर वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उसने सरेंडर कर दिया था इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने, मान लिया था कि हम हार गए हैं और उनके इस मानने से बांग्लादेश को इस्टेब्लिश हो गया था। ये इंडिया की तरफ से जगजीत सिंह अरोड़ा थे जिन्होंने साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से ए के न्याजी जो थे वो था। और कुल मिल मिला के 93,000 93,000 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिन्होंने सरेंडर किया था। और ये तारीख का सबसे बड़ा जो है वो सरेंडर है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था 1974 तक। दरअसल ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर थे, साइन हमने जो है वो जब किए थे तभी फिर बांग्लादेश जो है वो उनके लिए एक विक्ट्री डे जो है वो मनाया जाता है। वो हमने 16 दिसंबर को 1971 को किया था जब पाकिस्तान की आर्मी ने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। पाकिस्तान के फौजी खुले में किया करते थे, रेप किया करते थे, होपलेस आर्मी थी और ये सारी की सारी वो आर्मी थी जिन्हें अपने ही लोगों पे धावा बोला हुआ। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो मुफ्ती बाहिनी का मुकाबला ना कर सकी और हिंदुस्तानियों का मुकाबला ना कर सकी। मुल्क के दो टुकड़े हो गया और भाई एक लम्हा डिस्ग्रेस था। ये हमने महसूस किया कि शायद अब दोबारा हुकूमत को अपने कंट्रोल में रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए हमें सिविलियंस को मौका देना चाहिए। अब की दफा हमारे पास जो वेस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान रह गया, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। ये पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये मिलिट्री की वजह से हुआ, मिलिट्री कहती है ये पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ। वेरी गैप जिसकी भी वजह से हुआ, लेकिन पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। यह मुजीब भुट्टो का अब ड्रामा खत्म हुआ। भुट्टो भी खुश हो गया, मुजीब भी खुश हो गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उनकी रूह यकीनन किसी गहरे सदमे में होगी इन हालात वाकयात को देखकर। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल। शर्मनाक बात, इंतहाई शर्म की बात थी कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में तब्दील बदल गया। अब यहाँ से हमारे पास जो है कहानी आगे बढ़ती है और कुछ पॉलिटिकल एवोल्यूशन होना शुरू होती है 1971 के बाद। पाकिस्तान के अंदर एक मसला ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि 1972 से 70 तक, 86 से 99 तक, 2002 तक जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम रहती है और मुल्क पे ज्यादा जो हुकूमत है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी ने की है। अगर से पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजरा था और 1971 की जंग में हमने बहुत बड़ा सरेंडर जो है वो उसका सामना किया था, लेकिन पाकिस्तान की पाक आर्मी ने जल्द ही महसूस कर लिया कि मुल्क को इन करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथों नहीं छोड़ा जा सकता। यही वजह है कि मिलिट्री जो है वो अपना हर हक अदा करती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करती है।
मिड 19 से लेके मिलिट्री जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करती रहती है वोट करने की। कोई पॉलिटिशियंस की भी गवर्नमेंट होती है तो मिलिट्री उसे बैरक से जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। जुल्फकार अली भुट्टो के पास जो है वो हुकूमत आती है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के पास भी हुकूमत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। मिलिट्री जो है वो सिविलियन रूल को चलने ही नहीं देती है। वो कोशिश करती है कि सब के सब चीजों पे अपने ही जो है वो पंजे गाड़ के रखे हर जगह पे, ताकि पॉलिटिशियन जो है वो कहीं मुल्क को बेच ना दें। और मिलिट्री से ज्यादा तो कोई और इदारा जो है वो सिंसियर हो नहीं सकता। जी, मिलिट्री सरकार ही चल रही है। अब की दफा इंटरफेरेंस करना इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, ये इनका अलग एक फीचर है। 1971 से ही इन्होंने इस चीज को सीखा कि हमने इसको जरूर करना है। ये बड़ी शर्मनाक जो है वो नेफेडियस जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि 1971 से जो है वो चलती आ रही हैं और शायद चलती ही रहेंगे, हर इलेक्शन तक जो है वो चलते रहे। अब सिविलियन रूल जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि इसको जो है वो दोबारा से खत्म कर दिया जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो उनको हटा दिया जाता है, और अब की दफा फिर दोबारा से डिक्टेटर जो है वो आ जाते हैं, जियाउल हक। वो के साल 1998 हमारे पास एक ऐसा साल था जिसमें थोड़ी देर के लिए जो है वो पाकिस्तान की पार्टी जो है वो, जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मौका मिलता है कि वो सपोर्ट कर सकें एक दूसरे को। लेकिन ये ये सपोर्ट करना भी बड़ी मुख्तसर से दौरानी के लिए रहता है। यानी कुछ आपने देखा कि पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ आता है, फिर बेनजीर भुट्टो आती है, फिर नवाज शरीफ, अब फिर बेनजीर भुट्टो आती है, फिर नवाज शरीफ आता है। कुछ ऐसा सिस्टम चलता है, लेकिन इनको फिर हटा दिया जाता है। 1999 में फिर दोबारा कूप आ जाता है और मुशर्रफ इनको जो है वो हटा देता है। अब की दफा वतन अजीज जो है वो मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं। तो जहां भी कोई चीज खतरे में आती थी, वहां पे इस्लाम को जो है वो ढाल बना लिया जाता था। ये कहा जाता था कि हमें जो है वो इस्लाम जो है वो खतरे में है, इस्लाम को बचाना होगा। अगर हम इस्लाम को नहीं बचाएंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इस्लाम को बचाना ही सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज। पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो 1971 के बाद बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पावर में आती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी दफा। वो ये चाहती है कि मैं जो मैनिफेस्टो मैंने दिया था, रोटी कपड़ा और मकान का, अब मैं उसको थोड़ा सा तो चलो मानूं। अब असेंबलीज के अंदर तब्दीलियां आती हैं, बहुत से जो है वो पोलिटिकल वर्कर्स असेंबलीज के अंदर जो है वो ये लोग इकट्ठे होते हैं, और हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, आम लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जो है वो जिया आता है, और जिया की बाकियात, रेमिनेंट्स ऑफ जिया आर स्टिल रनिंग इन वन वे और अनदर वे। मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो जियाउल हक साहब की प्रोडक्शन है। 1971 से लेके तीन मेजर फेजेस हमारे पास आए थे। 1972 से 77 तक एक, 77 से 88 तक दो, 88 से 99 तक तीन, एंड 99 टू प्रेजेंट जो है वो फोर। जुल्फकार अली भुट्टो पहले दौर में छाया रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो जो है इसको पावर मिली ही तब थी जब यहिया खान ने खुद जो है वो स्टेप डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहिया खान को लगता था कि हमने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया है, तो भाई ये मुनासिब नहीं है। और भुट्टो जो है वो इसने भी कोई कमीशन बना दिया था, हमीदुर रहमान कमीशन बना रखा था। ये सारी के सारी रिपोर्ट्स हैं, मुझे बताएं कि हुआ क्या है, हारे कैसे, क्यों हमें इतनी शर्मनाक शिकस्त मिली है। इसके साथ साथ भुट्टो ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, और भुट्टो ये चाहता था कि अब मैं जो है वो
चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करूंगा भाई। मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान की किसी के साथ कोई दुश्मनी है नहीं। तो हम लोग क्यों जो है वो किसी दूसरे की दुश्मनी को भुगते हैं। और भुट्टो जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू हो जाता। भुट्टो कोशिश करता था कि अपनी ही बातें माने, यानी कि एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल की गवर्नेंस चाहता था। भुट्टो जो है इस तमाम के तमाम चीजों में बहुत से काम करने की कोशिश करता है, सोशलिज्म को प्रमोट करता है, कोशिश करता है कि लोगों को मैं कुछ नया दे सकूं। पाकिस्तान के लिए जो सेकंड फेज था 1977 से 1988 तक का, ये वो पीरियड था जिसमें जियाउल हक साहब एक वादा लेके आते हैं कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। इस्लाम को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है ये बंदा। और इस्लाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते करते तो देखते हैं, लोग देखते हैं कि अगस्त 1988 तक जो है वो इसकी हुकूमत चलती है। वो भी इसको 17 अगस्त जो है उसमें एक तारे में उड़ा दिया जाता है, वरना शायद ये वहां से बिना जाते। लेकिन अगर हम मजीद इसको देखने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वन वे और इन अनदर वे मिलिट्री जो है वो हमारी शामिल हाल है। वहीं 1998 तक जो है वो दोबारा से 10 ही साल मिलते हैं जमहूरियत को, कि मुशर्रफ साहब जो है वो दोबारा से एक coup ले आते हैं और पलट के रख देते हैं मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो डिसमिस कर देते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत को। और अब की दफा हम ये जो है वो देखते हैं कि मुल्क में फोर्थ टाइम मार्शल लॉ आ जाता है। मुशर्रफ एक सिविलियन सेटअप को डिस्टर्ब करते हैं। ये सिर्फ सिविलियन सेटअप को डिस्टर्ब नहीं होता, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। मुशर्रफ जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है मुल्क को, और उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो घास चढ़ने चले जाती है, तकरीबन खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसके ना तो फाउंडेशन स्ट्रांग है, ना कुछ और स्ट्रांग था। बार बार इस सिस्टम को जो है वो हाईजैक किया जाता रहा, और इस सिस्टम को कोशिश की जाती रही कि अपने तरीके से चलाया जा सके। हर बंदा, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो से पहले आने वाला यहिया खान था या अयूब था, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता रहा। ये हमारा जो है वो क्रिटिकल एजेंडा था। 1971 के सिनेरियो क्या रहे, रिफॉर्मेशन क्या थे, कैसे कैसे लोग जो है वो चलते हैं। शुड वी प्रोसीड फर्दर और इनफ फॉर द डे। 1971 का जो सिनेरियो है वो क्या था हमारे पास। जी, नईम साहब, आमिर साहब ने वर्डिक्ट दे दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी पढ़ाया है। प्लीज इसको जो है वो जरा ध्यान से इसको आउटलाइन बनाइएगा, कंप्लीट कीजिएगा। और नईम साहब जरा ना अपना माइक ओपन कीजिएगा और मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि आवाज जो है वो ठीक रही हमारी सारे के सारे सेशन में, कितनी देर के लिए डिस्टर्ब रही, ताकि फिर अस्सलाम अगले सेशन को देख सकें हम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं नईम साहब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आवाज़ सर दो तीन बार जब हमने इधर मेंशन किया ना, उसी वक्त ही कट हो रही थी। वैसे मोस्टली ठीक ही रही है, इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, चलें, यानी कि हम अपने नेक्स्ट क्लास को भी ले सकते हैं। तो हाँ नईम जी। साहब, आपके यहाँ तो छुट्टियां नहीं होंगी? जी सर, इधर नहीं है। ओहो, तो आप समूह नहीं है फिर? हाँ, सियालकोट और लाहौर क्योंकि ज़रा करीब करीब है, तो यहाँ जी, पे तो समूह खत्म भाग आ जाती है। तो ना वहां पे भी भेजिए फिर स्मोक, अगर कुछ हो सके तो। हो सके तो सर जरूर तावन कीजिए। आमिर साहब स्मोक कुछ प्लानिंग करें और भागलपुर की तरफ भेजें, ताकि कुछ छुट्टियां वगैरह हो सके वहां पे। तो ले जी, इसके नोट्स बनाइए। अह, जी जी, ये आमिर साहब का मसला है कि आप N95 मास्क यूज करें,
लेकिन छुट्टियों का ना सोचें। ठीक है जी। तो इसके जी नोट्स लाजमी बनाइएगा, और ये जो अभी वाले ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मेक इट श्योर कि इनको बड़ी टाइमली जो है वो आप ज्वाइन कर लें। तो जी मिलते हैं जी फिर आप अगली क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। सर।